हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण सर एक बार फिर से ब्राइट कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का पहला यूनिट स्थिर विद्युत्की का पहला चैप्टर आवेश तथा कूलाम का नियम हम लोग शुरू किए थे। आवेश हमने आपको 5 लेक्चर में कंप्लीट किया था। उसके बाद छठे लेक्चर में हमने कूलाम का नियम शुरू किया था, ठीक। और उसके बाद एक लेक्चर कूलाम के नियम का हम लोग ने अध्ययन किया था। अब उसके बाद देखिए कूलाम का नियम अभी खत्म नहीं हुआ है, लेक्चर 7 में उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आपको याद होगा हमने इस लेक्चर 6 जब खत्म हुआ था तो हमने आपको परावैद्युतांक तक पढ़ाया था। परावैद्युतांक की 3 परिभाषाएं बताई थी। उसके बाद हमने एक जानकारी आपको दी थी कि परावैद्युतांक का मान जो होता है हमेशा 1 से बड़ा होगा, कभी भी 1 से छोटा नहीं हो सकता। इसी पर देखिए एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हम करके दिखाते हैं। 1 नंबर का छोटा सा प्रश्न है, देख ले, ठीक है। एग्जाम्पल हम लिखते हैं, उसी के आगे देखे कंटिन्यू करते हैं जहां तक इसके पहले हमने किया था। देखें एग्जाम्पल आपका ये है कि निम्न में से परावैद्युतांक का मान, निम्न में से परावैद्युतांक का मान हो सकता है, निम्न में से परावैद्युतांक का मान हो सकता है। पहला ऑप्शन आपका है 2/3, दूसरा ऑप्शन है 3/4, तीसरा ऑप्शन है 4/5 और उसके बाद चौथा ऑप्शन है आपका जो है 7/6। ये 4 ऑप्शन है। अब आपको बताना है कि निम्न में से परावैद्युतांक का मान हो सकता है, कौन सा मान परावैद्युतांक का हो सकता है। तो देखिए हमने आपको बताया था कि परावैद्युतांक का मान हमेशा 1 से बड़ा होता है, कभी भी 1 से छोटा नहीं होता है। अब आप देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो 1 से बड़ा है, आंसर आपका आएगा चौथा। ये देखिए ए भी 1 से छोटा है, ये कभी नहीं होगा। ए भी आपका 1 से छोटा, ये नहीं होगा। ए भी 1 से छोटा, ये नहीं होगा। यही एक ऐसा ऑप्शन है जो 1 से बड़ा है, अतः के का मान यही हो सकता है। तो आंसर आपका कौन सा आ जाएगा, आंसर आपका चौथा, ठीक है। यही परावैद्युतांक के का मान हो सकता है, बाकी इनमें से कोई भी नहीं होगा क्योंकि सभी लोग जो 1 से क्या है, छोटे हैं। तो ऐसे कभी कभी 1 नंबर के बहुविकल्पीय अतलघुत्तरीय प्रश्न इस पर बन जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण जानकारी, के का मान हमेशा 1 से बड़ा होगा, ठीक है, कभी भी 1 से छोटा नहीं हो सकता। चलिए अब उसके आगे देखें, एक एग्जाम्पल आपको हम और करके दिखाते हैं। अगला एग्जाम्पल देखें, ये भी महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, ठीक है। 1 नंबर का सवाल आपका ये भी है। देखें परावैद्युतांक के सवाल हैं ये सब। एग्जाम्पल हैं कि जल का परावैद्युतांक 80 है। जल का परावैद्युतांक 80 है। इसकी कुल या निरपेक्ष विद्युतशीलता ज्ञात करिए। ये कुमार मित्तल की किताब में, ये प्रश्नावली में भी न्यूमेरिकल दिया गया है। कई किताबों में आपको ये सवाल मिलेगा, हम आपको करा दे रहे हैं। जल का परावैद्युतांक 80 है, इसकी कुल या निरपेक्ष विद्युतशीलता ज्ञात करिए। कुल या निरपेक्ष विद्युतशीलता ज्ञात करिए, ये सवाल आपका है, ठीक। चलिए आइए लगाते हैं। देखें सबसे पहले इसका हल देखें, सॉल्यूशन देखें। जल का परावैद्युतांक कितना दिया है, 80 दिया है। परावैद्युतांक को किससे लिखते हैं, कैपिटल के से। बताओ के बराबर आपका 80 दिया है। क्या पूछा है, कुल या निरपेक्ष विद्युतशीलता। अब आप बताइए, इसके पिछले वाले क्लास लेक्चर में हमने बताया था कि कुल या निरपेक्ष विद्युतशीलता को किससे लिखते हैं, एप्सिलॉन से लिखते हैं। तो किसका मान पूछा है, एप्सिलॉन का मान पूछा है। अब बताइए तीनों में संबंध हमने आपको क्या बताया था, याद है, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 0 इंटू के, ये सूत्र हमने आपको बताया था। तो यहां से आ जाएगा एप्सिलॉन बराबर, इसका मान आपको पता होगा 8.86 गुणे 10 की पावर -12 और के का मान आपका होता है कितना, 80। अब यहां से आपका आ जाएगा ये, इसमें 8 से गुणा कर दें, 8 × 48 के 8 4, उसके बाद 64 4 68 के 8 6 और 8 है 64 6 कितना आ जाएगा, 70 और गुणे 10 की पावर -11, ये आपका आ गया। अच्छा मात्रक क्या होगा, जो एप्सिलॉन 0 का मात्रक होता है, याद है मात्रक, कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर, ये है आपका। तो इस पर भी कभी कभी आपके न्यूमेरिकल आ जाते हैं, ठीक है। इसको आप जल्दी से नोट कर लें, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये 1 नंबर के छोटा सा प्रश्न था। तो ऐसे सवाल आपके बनते रहते हैं, आते रहते हैं। बहुत काम का सूत्र है, याद रखिएगा कि एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 0 इंटू कैपिटल के। जो मात्रक एप्सिलॉन 0 का होगा वही मात्रक आपका एप्सिलॉन का भी होगा, ठीक है। चलिए अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। देखें दोनों क्वेश्चन आपके हो गए हैं।
चलिए अब आप इसके आगे देखें। ठीक ऐसे आपको बता रहे हैं, देखें अब कूलाम के नियम के रूप आपको हम दिखाते हैं। जब दोनों बिंदु आवेश, जब दोनों बिंदु आवेश हवा या निर्वात में है, जब दोनों बिंदु आवेश कहां हैं, हवा या निर्वात में है, तो उनके बीच जो बल लगता है, बल यफ, बल का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 अपान R का स्क्वायर। ये सूत्र कब लगेगा, जब दोनों आवेश कहां रखे हैं, हवा या निर्वात में। ठीक, चलिए आप देखें यहां से, अब हम लिख रहे हैं कि जब दोनों बिंदु आवेश, जब दोनों बिंदु आवेश किसी माध्यम में है, जब दोनों बिंदु आवेश कहां हैं, किसी माध्यम में है, तो अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, तो बल का सूत्र होगा यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल के, उसके बाद Q1 इंटू Q2 अपान कितना, R स्क्वायर आया। अच्छा, उसके बाद आप देखें इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब आप याद करके बताइए, ये जो आपका एप्सिलॉन 0 के है ये किसके बराबर होता है, ये देखिए एप्सिलॉन 0 जो के है ये बराबर होता है केवल एप्सिलॉन के बराबर होता है। तो इस पूरे के स्थान पर ये देखिए, ये जो टोटल पूरा है, इस पूरे के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलिए, केवल एप्सिलॉन। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 अपान कितना, R का स्क्वायर। ये देखिए ये दोनों एक ही चीज है, इसलिए आज के बाद किसी भी किताब में अगर दोनों में से कुछ भी लिखा है, दोनों का मतलब एक है, घबराने की या किसी भी कंफ्यूजन की इसमें आवश्यकता आपको नहीं है। तो आज के बाद अगर कहीं ये लिखा हो ना, तो ये मत समझिएगा कि मिसप्रिंट है, जा करके अपने मन से यहां पर 0 बना दे, नहीं, ठीक है। अगर हवा निर्वात में है तो सूत्र में एप्सिलॉन 0 आएगा, और अगर दोनों आवेश किसी माध्यम में है तो सूत्र में क्या आएगा, केवल एप्सिलॉन आएगा। और जब आप एप्सिलॉन को हटाएंगे तो उसके स्थान पर क्या रखेंगे, एप्सिलॉन 0 इंटू के। ये कूलाम के दो रूप हैं। ये सूत्र कब लगेगा, जब दोनों आवेश हवा निर्वात में है, और ये सूत्र लगेगा जब दोनों आवेश कहां है, किसी माध्यम में है। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, अगले टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। अब एक छोटी सी हेडिंग हम लिख रहे हैं कि हवा में बल, हवा में बल तथा माध्यम में बल, हवा में बल तथा माध्यम में बल में संबंध। ठीक, अब आइए चलिए देखते हैं कि दो आवेशों के बीच जो हवा में बल लगता है और उन्हीं दो आवेशों के बीच जो माध्यम में बल लगता है, इन दोनों के बीच में क्या संबंध होता है। ठीक, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि जब दोनों आवेश हवा या निर्वात में है, सबसे पहले मान लेते हैं कि जब दोनों आवेश कहां हैं, हवा में है, हवा में। ठीक, जब दोनों आवेश कहां हैं, हवा में है। ये देखिए मान लेते हैं कि माना हमारे पास दो आवेश है, पहले आवेश का नाम आपका Q1 है और उसके बाद दूसरे आवेश का नाम Q2 है। दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर, R दूरी पर रखे हैं, और इनके बीच में हमने मान लिया क्या है, एयर, हवा है। ठीक, तो मान लेते हैं इनके बीच में लगने वाला बल F है, तो F को हम लोग लिखते हैं F एयर से। इसका मतलब है हवा में बल। F एयर का क्या मतलब हो गया, इसका मतलब है कि हवा में लगने वाला बल। F एयर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, उसके बाद Q1 इंटू Q2 अपान कितना, R का स्क्वायर। ये आपका आ गया समीकरण नंबर 1। ठीक, तो ये जो बल है ये कहां का बल है, हवा का बल है। ठीक, चलिए अब इनको हम लोग रखते हैं माध्यम में। अब फिर यहां पर मैं लिख रहा हूं कि जब दोनों आवेश, जब दोनों आवेश किसी माध्यम में है, जब दोनों आवेश कहां हैं, किसी माध्यम में हैं, तो चलिए अब वही आपके दोनों आवेश है। देखिए एक आवेश आपका है Q1 और दूसरा आवेश आपका क्या है, Q2। दोनों के बीच की दूरी बताओ कितनी थी, R थी। चलिए अब इनके बीच में हमने मान लिया कोई माध्यम भर दिया। ये देखिए ये माध्यम हमने भर दिया, इनके बीच में कोई माध्यम हमने भर दिया है, और मान लेते हैं इस माध्यम का परावैक्तांक बताओ कितना है, कैपिटल K है। ठीक, अब आइए इन दोनों के बीच माध्यम में बल निकालते हैं। तो चलिए उस बल को हम लोग लिखते हैं F मीडियम। क्या लिखते हैं,
यफ यम ईडी, छोटा सा यहां लगाते हैं पैर के पास में, यफ मीडियम का मतलब माध्यम में लगने वाला बल, ये बराबर आपका होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल के, उसके बाद Q1 इंटू Q2 अपान R का स्क्वायर। बताओ क्लियर है? क्योंकि जब दोनों आवेश किसी माध्यम में रखे जाएंगे सूत्र में कौन आ जाएगा? कैपिटल के आ जाएगा। अच्छा अब आप देखें इसके आगे, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा, बस आंसर आपका आने ही वाला है। एक काम करते हैं, ये जो आपका 1/k नहीं है इसको जरा पीछे लेते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा। अब आपका आ जाएगा यफ मीडियम बराबर 1/k को जरा पीछे ले लो, कोने में ले आओ, कोने में पीछे ले लो, अंदर क्या बचेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 अपान कितना? R का स्क्वायर, ये बचा। अच्छा अब आप बताइए इनको पहचानते, ये कौन है? ये आपके अपने कौन है? यफ एयर हैं। देखो यहां से समीकरण नंबर 1 से ये पूरी की पूरी चीज बताओ कौन है? यफ एयर। अब यहां से देखिए सूत्र आपका आ गया। ये देखिए यफ मीडियम बराबर आपका होता यफ एयर बटे के, ये है माध्यम में बल और हवा में बल में संबंध। इस बड़े काम का सूत्र है, 1 नंबर के बहुविकल्पी अतलघुत्री, बहुत बार इस पर पूछे गए हैं। सीधा अगर सूत्र याद है डायरेक्ट आपका आंसर इस पे आएगा। तो क्या सूत्र आया कि यफ मीडियम बराबर होता है यफ एयर बटा के। ठीक, अब देखें इस सूत्र पर ऐसे हम मौखिक ओरल 1-2 सवाल पढ़ते हैं, उसके बाद आपको हम इसका आंसर बताते हैं, देखें कैसे होगा। इस पे सवाल, पहला क्वेश्चन बनेगा। सवाल सुनिए, सवाल है 2 आवेशों के बीच हवा में बल है 100 न्यूटन। 2 आवेशों के बीच हवा में बल कितना है? 100 न्यूटन। अगर उन दोनों आवेशों के बीच में परावैक्तांक के बराबर 4 वाला माध्यम भर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला बल कितना हो जाएगा? सवाल फिर सुनिए, 2 आवेशों के बीच हवा में बल 100 न्यूटन है, मतलब यह एयर का मान 100 दे दिया। यदि उन दोनों के बीच में के बराबर 4 का कोई माध्यम भर दिया जाए तो यहां पर रख दे 4, तो आपका आ जाएगा 100/4, कितना आ गया? 25 न्यूटन आपका बल हो जाएगा। समझ में आया? अच्छा ऐसे छोटे मोटे कई सवाल बनते रहेंगे, आप लगाते रहेंगे। देखिए एक बात और बता दें, के का मान चूंकि हमेशा 1 से बड़ा होगा, आपको पहले हम बता चुके हैं के का मान हमेशा 1 से बड़ा होता है। तो जब के का मान हमेशा 1 से बड़ा होगा इसका मतलब है माध्यम का जो बल है यफ मीडियम, ये हमेशा छोटा होगा। बताओ किससे? यफ एयर से। इसको ध्यान रखिएगा कि माध्यम में जो लगने वाला बल होगा वो हमेशा हवा में लगने वाले बल से हमेशा कम होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि के का मान हमेशा 1 से क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है। चलिए हवा में बल और माध्यम में बल में संबंध आ गया। यफ मीडियम बराबर होता है यफ एयर बटा के। अब इस पे आपको हम छोटा सा 1 नंबर का सवाल करके दिखाते हैं। देखें ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न है। एग्जाम्पल देखें, सवाल है कि 2 आवेशों के बीच, सवाल आपका है कि 2 आवेशों के बीच हवा में बल, 2 आवेशों के बीच हवा में बल, 2 आवेशों के बीच हवा में बल यफ है। कितना है? यफ है। यदि इनके बीच धातु भर दे, इनके बीच धातु भर दे तो बल हो जाएगा, तो बल हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका है यफ, यफ ही रहेगा। दूसरा ऑप्शन है आपका अनंत, तीसरा ऑप्शन है 0, चौथा ऑप्शन है नन, इनमें से कोई नहीं। ये पूछा गया है। ठीक, कि 2 आवेशों के बीच हवा में बल यफ है, यदि इनके बीच में धातु भर दें तो बल कितना हो जाएगा? बहुविकल्पी भी बन सकता है, अतलघुत्री भी बन सकता है। अब देखिए इसको आपको हम करके दिखाते हैं। ठीक है, अगर सूत्र अगर आपको याद होगा तो 1 लाइन का सवाल है। देखिए अभी हमने आपको बताया कि यफ मीडियम बराबर आपका होता है यफ एयर बटे के। ठीक, अब आप बताइए, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपको लिख करके रटवाया था कि धातु के लिए बताओ के बराबर, धातु के लिए बताओ के बराबर अनंत, के का मान अनंत होता है। अब यहां से आपका आ जाएगा यफ मीडियम बराबर, ठीक, अब आपका आ जाएगा यफ एयर बटे, बताइए के की जगह पर अनंत, और किसी भी संख्या में अगर आप अनंत से भाग करेंगे आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। तो ये देखिए यहां से आपका आ जाएगा यफ मीडियम बराबर 0। तो अगर आप दोनों आवेशों के बीच में धातु भर देंगे तो उनके बीच में लगने वाला बल बताओ कितना हो गया? आंसर 0 हो गया। इसको रट डालिए। ठीक है, ये प्रश्न ऐसा है कि इसका आंसर आपको हमेशा याद होना चाहिए
कि अगर दो आवेशों के बीच में हवा में बल F है और उनके बीच में अगर आप धातु भर देंगे तो लगने वाला बल कितना हो जाएगा? आंसर 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि धातु के लिए K का मान अनंत होता है। क्लियर है? चलिए अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए सब कुछ हो गया। कूलाम ने बल का सूत्र बता दिया, ठीक है। दो सूत्र बताया, एक जब दोनों आवेश हवा निर्वात में है, दूसरा जब दोनों आवेश किसी माध्यम में है, ठीक। अब देखिए, अब कूलाम से पूछा गया, लोगों ने कहा कूलाम से भाई जो आप दो आवेशों के बीच में जो बल लगवा रहे हैं, बल कौन सी राशि है? सदिश राशि है, बल में दिशा होती है। अब आप बल की दिशा बताइए। तो कूलाम ने दिशा बताया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हेडिंग लिख रहे हैं यहां पर, वैद्युत बल की दिशा। वैद्युत बल की दिशा। कूलाम से पूछा गया कि जो आप बल लगवा रहे हैं दो आवेशों के बीच में, बल में दिशा होती, दिशा बताइए। तो कूलाम अब आपको वैद्युत बल की दिशा बताने जा रहे हैं। दो प्रकार से आपको दिशा बताएंगे। देखिए, सबसे पहला केस आपका है कि जब दोनों आवेश, पहला केस आपका है कि जब दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं। जब दोनों आवेश कैसे हैं? समान प्रकृति के हैं, ठीक। ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। मतलब कूलाम ने लोगों से कहा कि भाई देखिए, दिशा आपको हम दो प्रकार से बताएंगे ताकि आपके समझ में बढ़िया से आए। दो तरीके से दिशा बताने जा रहे हैं। पहला तरीका है कि जब दोनों आवेश कैसे हैं? समान प्रकृति के हैं, या तो दोनों प्लस प्लस हैं या तो दोनों माइनस माइनस है। अब आइए देखिए, दिशा बताते हैं। देखिए, मान लिया पहला आवेश आपका है Q1, पहला आवेश आपका Q1 है, दूसरा आवेश आपका Q2 है। दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हैं? R दूरी पर रखे हैं, ठीक। पहला आवेश आपका Q1 है, दूसरा आवेश आपका Q2 है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? R है। अच्छा सुनिए, हमने दोनों को प्लस लिया है। देखिए यहां पर प्लस, अगर यहां पर देखिए, यहां पर जब कुछ नहीं लगा, इसका मतलब यहां पर क्या है? प्लस है। यहां पर भी क्या है? प्लस है, ठीक है। प्लस को लिखा नहीं जाता, प्लस को समझा जाता है। अगर यहां पर कुछ नहीं, इसका मतलब प्लस है, ठीक। हमने दोनों को प्लस लिया है। अगर आप चाहें तो दोनों को माइनस भी ले सकते हैं। चाहे दोनों को प्लस ले लो, चाहे दोनों को माइनस ले लो। मैं आपको समझा रहा हूं दोनों को क्या लेके? प्लस लेके समझा रहा हूं, प्लस लेके। आप चाहे तो दोनों को माइनस भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं जब दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं, ठीक। चलिए देखिए, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा कि बल की दिशा कैसे कार्य करता है। आपको हम बताते हैं कि बल की दिशा कैसे कार्य करता है। देखें, सबसे पहले देखें, ये वाला आवेश प्लस है, ये वाला भी प्लस है। तो ये जो पहला वाला जो आवेश है दूसरे वाले को क्या करेगा? आकर्षित की प्रतिकर्षित? इसका आंसर है प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। तो बताइए, पहला वाला अगर दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा तो पहला वाला दूसरे को खींचेगा कि भगाएगा? इसका आंसर है भगाएगा। तो पहला वाला दूसरे वाले को प्रतिकर्षित करेगा, इसका मतलब है पहला वाला दूसरे को क्या करेगा? भगाएगा। तो ये देखिए, पहला वाला दूसरे को अपने से दूर भगाया। ये देखिए, ये भगाया, ये भगाया। अच्छा सुनिए, भगाने का मतलब ये नहीं है कि इसको उठा करके यहां फेंक देगा, यहां फेंक देगा। उसी रेखा में भगाएगा, कि पहला वाला दूसरे को अगर भगाएगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो किधर? उसी रेखा में भगाएगा, ठीक। तो बताइए, ये जो बल लगा है ये किस आवेश पर लगा है? ये दूसरे पर लगा है, दूसरे पर। इसको हम लोग लिखेंगे F2, इसको हम लिखेंगे F2। F2 का मतलब दूसरे पर बल। F2 का मतलब दूसरे पर बल लगाया किसने है? पहले ने लगाया है, जिसको लिखेंगे कामा 1। इसको 21 मत पढ़ना। F2 का मतलब दूसरे पर बल, और कामा 1 का मतलब पहले के कारण। अब इसको, इसका हिंदी में हम नाम लिख दे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। F2 कामा 1, इसका मतलब है दूसरे आवेश पर बल, दूसरे आवेश पर बल किसके कारण? पहले के कारण। दूसरे आवेश पर बल पहले के कारण, ये हो गया। चलिए, पहले ने अपना काम कर दिया, अब बारी किसकी है? दूसरे की बारी है। तो बताइए, दूसरा वाला भी प्लस है, पहला वाला भी प्लस है, तो दूसरा वाला पहले वाले को आकर्षित करेगा कि प्रतिकर्षित? आंसर प्रतिकर्षित करेगा। तो दूसरा वाला पहले वाले को बताओ खींचेगा कि भगाएगा? आंसर भगाएगा। तो दूसरा वाला भी पहले वाले को, ये देखे, अपने से दूर भगाया, ये भगाया। तो भगाने का मतलब है उसी रेखा में भगाएगा। ये देखे, ये भगाया, ये, ठीक। इसका नाम है, अच्छा बताइए, ये जो बल लगा है ये किस पर लगा है? पहले पर लगा है। इसको लिखेंगे F1। F1 का मतलब है पहले पर बल। उसके बाद कामा 2 मतलब दूसरे के कारण। 12 मत पढ़िएगा।
F1 मतलब पहले आवेश पर बल, कामा 2 इसका मतलब बताओ किसके कारण, दूसरे के कारण। अब यहां पर हम लिख रहे हैं F1 कामा 2, इसका मतलब है पहले आवेश पर बल, पहले आवेश पर बल बताओ किसके कारण, दूसरे के कारण। पहले आवेश पर बल किसके कारण, दूसरे के कारण। ये आपका हो गया, ठीक। अच्छा अब सुनिए, ये जो दोनों बल हैं आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। यहां पर मैं लिख रहा हूं, देखिए F21 इसका ये माड का मतलब परिमाण, इसका मतलब है इस बल का ये जो माड है, वेक्टर आपने पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं माड या परिमाण या मान। तो F21 का जो मान होगा वो वेक्टर F12 के मान के बराबर होगा, और इसी का मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 अपान कितना, R का स्क्वायर। ये है वैद्युत बल की दिशा, कि जब दोनों आवेश बताओ कैसे हैं, समान प्रकृति के। इसका मतलब ये हुआ, अब आप सुनिएगा ध्यान से, जितने बल से पहला वाला आवेश दूसरे को भगाता है, उतने ही बल से दूसरा वाला आवेश पहले को भगाता है। दोनों एक दूसरे पर बराबर बल लगाते हैं, अतः इनके बीच लगने वाले बलों का अनुपात होता है 1:1। तो यहां पर देखिए कुछ पॉइंट हम यहां पर लिख रहे हैं, यहां पर देखिए हम कुछ पॉइंट लिख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट देखिए हम यहां पर लिख रहे हैं कि वैद्युत बल की दिशा, वैद्युत बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली, वैद्युत बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में होता है, रेखा की दिशा में होता है। वैद्युत बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि वैद्युत बल की दिशा कहां होती है, तो आपको मुंह से क्या बोलना है, आप बोलिए वैद्युत बल की जो दिशा होती है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में होती है। ये देखिए दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में। कहीं इधर उधर देखिए, वैद्युत बल देखो इधर नहीं है, इधर नहीं है और कहीं नहीं है, तो बताओ वैद्युत बल की दिशा कहां होती है। इसका एक लाइन का आंसर है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में होती है। क्लियर है। और सुनिए इसके बाद दोनों आवेश एक दूसरे पर बराबर और विपरीत बल लगाते हैं। दोनों आवेश एक दूसरे पर बराबर और विपरीत बल लगाते हैं, ठीक है। जितना बल पहला वाला दूसरे पर लगाएगा, उतना ही बल दूसरा वाला पहले पर लगाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि दोनों आवेश एक दूसरे पर बराबर, विपरीत यहां पर ना लिखें, केवल लिखेंगे बराबर बल लगाते हैं। अब हम कह सकते हैं अतः उनके बीच लगने वाले बलों का अनुपात 1:1 होता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि बलों का अनुपात क्या होगा, इसका आंसर है 1:1 होगा। क्यों? क्योंकि जब दोनों बल आपस में बराबर है तो इनका अनुपात आपका आ जाएगा 1:1। तो आपने क्या सीखा कि जितने बल से पहला वाला दूसरे को भगाएगा, उतने ही बल से दूसरा वाला पहले को भगाएगा। दोनों एक दूसरे पर बराबर बल लगाते हैं, और वैद्युत बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में होती है, और दोनों के बीच लगने वाले बलों का अनुपात होता है 1:1। चलिए, तो वैद्युत बल की दिशा एक प्रकार से हो गई कि जब दोनों आवेश समान प्रकृति के थे, ठीक। अब देखिए, अब कूलाम आपको दिशा बताने जा रहे हैं। नंबर 2, यहां पर मैं हेडिंग लिख रहा हूं कि जब दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हैं। जब दोनों आवेश कैसे हैं, विपरीत प्रकृति के हैं। जब दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हैं। चलिए, अब आइए देखा जाए कि वैद्युत बल की दिशा किधर होगी। ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। ये देखिए, मान लिया आपका पहला आवेश आपका है Q1, ये पहला आवेश आपका Q1 है, और ये देखिए
अब हमारा दूसरा आवेश है माइनस Q2, मतलब आज एक आपका प्लस है, दूसरा क्या है माइनस है, ठीक है। इसका मतलब दोनों विपरीत प्रकृति के हैं। चलिए माना इनके बीच की दूरी कितनी है r है, दोनों एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं, ठीक। चलिए अब आइए वैद्युत बल की दिशा हम आपको बताते हैं। बताइए पहला वाला देखने में कैसा है, आंसर प्लस, दूसरा वाला कैसा है माइनस है। तो बताइए पहला वाला दूसरे को आकर्षित करेगा कि प्रतिकर्षित, आंसर है आकर्षित करेगा, क्योंकि विपरीत आवेश एक दूसरे को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो पहला वाला दूसरे को खींचेगा कि भगाएगा, आंसर खींचेगा। तो पहला वाला दूसरे को ये देखे खींचा, अपनी तरफ खींचा, ये खींचा, ये खींचा, मान लेते हैं कितने बल से खींचा, यह बल से खींचा, यह, ठीक है। इसको हम केवल यह ही लिख रहे हैं, दोनों तरीके से आपको समझा दे रहे हैं। चलिए पहले ने अपना काम कर दिया, बारी किसकी है, दूसरे वाले की। अब बताइए दूसरा वाला पहले वाले को क्या करेगा, ये भी आकर्षित करेगा। तो दूसरा वाले भी पहले वाले को ये देखे अपनी तरफ आकर्षित किया, कितने बल से, F बल से, और इस F का मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 बटे R का स्क्वायर। फिर वही बात कि जितने बल से पहला वाला दूसरे को खींचेगा उतने ही बल से दूसरा वाला पहले को खींचेगा, और दोनों बलों का मान होगा वही 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। इसका मतलब यहां पर हम कह सकते हैं फिर वही काम, फिर वही बात मैं लिख रहा हूं कि वैद्युत बल की दिशा वैद्युत बल की दिशा, ठीक है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली, अभी जो पहले बताया था वही चीज यहां पर मैं लिख रहा हूं। वैद्युत बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में होता है। वैद्युत बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में होता है। यह है आपका वैद्युत बल की दिशा, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि जितना बल पहला वाला दूसरे पर लगाता है उतना ही बल दूसरा वाला पहले पर लगाता है, अतः दोनों के बीच लगने वाले बलों का अनुपात होता है 1:1। अच्छा देखें, जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, एक सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, आप बताइए कि जैसे मान लिया यहां पर एक आवेश आपका है 2 कूलाम और दूसरा आवेश हमने मान लिया आपका है 400 कूलाम। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ ये इस पर ज्यादा बल लगाएगा कि ये इस पर ज्यादा बल लगाएगा। इसका आंसर है दोनों एक दूसरे पर बराबर बल लगाएंगे। जितना बल 2 वाला 400 पर लगाएगा उतना ही 400 वाला 2 पर लगाएगा। क्यों? क्योंकि बल किसी एक का नहीं, बल साझे का है, बल पार्टनरशिप का बल है। बल के सूत्र में देखे ना, बल के सूत्र में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 बटे कितना R स्क्वायर। बल के सूत्र में दोनों आवेशों का गुणनफल आता है। बल के सूत्र में किसी अकेले का आवेश नहीं आ रहा है, दोनों का गुणनफल आता है, ठीक है। जैसे Q1 का मान आपका 2 है, Q2 का मान कितना है 400, तो ये आपका हुआ 800। तो यही 800 2 वाले के काम आएगा और यही 800 किसके 400 वाले के काम आएगा। इसीलिए जितना बल 2 वाला 400 पर लगाएगा उतना बल 400 वाला 2 पर लगाएगा। ये ध्यान रखिएगा, दोनों के बीच लगने वाले बलों का अनुपात होगा 1:1, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, ये सब मत बोलिएगा कि 400 वाला तगड़ा है, ज्यादा है तो उसके ऊपर ज्यादा बल लगा, ऐसा कुछ नहीं है। जितना बल 2 वाला 400 पर उतना ही 400 वाला 2 पर, दोनों के बीच में लगने वाले बलों का अनुपात होता है 1:1। अब बताइए वैद्युत बल की दिशा में कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे इस पे क्वेश्चन है, किताब में है, हम आपको करके दिखाते हैं। एग्जाम्पल है 2 माइक्रोकूलाम तथा 6 माइक्रोकूलाम के 2 बिंदु आवेश के 2 बिंदु आवेश 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं, ठीक। इनके बीच लगने बलों का अनुपात ज्ञात करिए, अनुपात ज्ञात करिए। यह सवाल आपसे पूछा गया। अब बताइए इसको लगाने की जरूरत है? कोई लगाने की आवश्यकता नहीं, इसका सीधा कंसेप्ट है। अब जिसका कंसेप्ट मजबूत है तुरंत समझ जाएगा। ये देखिए आपका 2 कूलाम है,
ये देखिए इसका हल करने की जरूरत ही नहीं है आपको, लेकिन तब भी हम जबरदस्ती हल करके दिखा रहे हैं। ये देखिए आपका है 2 माइक्रोकूलम, यहां पर कौन है आपका है 6 माइक्रोकूलम, दूरी वगैरह फालतू में दिया है 10 सेंटीमीटर है। बताइए 2 वाला 6 वाले को क्या करेगा, ये प्रत्याशित किया कितने बल से, यह बल से, तो ये वाला भी इसको भगाया कितने बल से, यह बल से। इसका मतलब जितना बल 2 वाला 6 पर लगाएगा उतना ही 6 वाला 2 पर लगाएगा, बराबर बल लगाया। इसका मतलब अतः दोनों के बीच लगने वाले बलों का अनुपात बताओ कितना आ जाएगा, 1:1। इसको लगाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा खुल्ला आंसर है कि बल का अनुपात हो जाएगा 1:1। बताओ कितना, 1 आ जाएगा। बताओ क्लियर है ना। अब बताओ बल की दिशा में हमको लगता है आपको कोई भी दिक्कत होना नहीं चाहिए। तो चलिए ये था आपका वैद्युत बल की दिशा। चलिए अब इसके बाद हम लोग अगली हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। अब यहां पर मैं हेडिंग लिख रहा हूं कूलाम के नियम की सीमाएं। कूलाम के नियम की सीमाएं। अब आप देखिए कूलाम का जो नियम आपको हम पढ़ा रहे हैं हमेशा नहीं लगते, इसके कुछ सीमाएं हैं, मर्यादाएं हैं। तो कूलाम के नियम की 3 सीमाएं हैं, तीनों आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए सबसे पहला सीमा यह है कि कूलाम के नियम में दोनों आवेश बिंदुवत हों। दोनों आवेश बताओ कैसे हों, बिंदुवत। इसका मतलब कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेश के लिए लगता है, छोटे आवेश के लिए, छोटे आवेश के लिए, छोटे आवेश के लिए, आवेश एकदम बिंदुवत हो, उसी के लिए कूलाम का नियम लगता है। इसका यह मतलब हुआ कि अगर आवेश बड़े हैं तो कूलाम का नियम लागू नहीं होगा। तो पहली सीमा बताइए क्या है, दोनों आवेश कैसे हो, बिंदुवत हो। उसके बाद सुनिए दूसरा पॉइंट, दोनों आवेश एक दूसरे के सापेक्ष, दोनों आवेश एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर हो। दोनों आवेश एक दूसरे के सापेक्ष बताओ क्या हो, स्थिर हो, स्थिर हो। इसका जरा मतलब ध्यान से समझना। इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों आवेश स्थिर हो, नहीं, दोनों आवेश एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर हो। मतलब अगर आवेश गति कर रहे हैं तो गति कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार गति करें कि वो एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर हो। जैसे हम आपको बताते हैं, सुनिएगा ध्यान से। जैसे सपोज करिए एक आवेश आपका Q1 है, दूसरा आवेश आपका Q2 है, दोनों एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं, ठीक है। अब दूसरे वाले आवेश ने पहले से कहा कि भाई हमारा मन है गति करने का, तो पहले ने कहा ठीक है जाओ गति करो, लेकिन इस प्रकार गति करो कि हम लोग एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर रहें। तो दूसरा वाला क्या किया, वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाने लगा। तो अगर दूसरा वाला आवेश वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाएगा, दोनों के बीच की दूरी परिवर्तित नहीं होगी और दोनों एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर होंगे। मतलब अगर दोनों गति करना चाहते हैं तो गति करें, लेकिन इस प्रकार गति करें कि दोनों के बीच की दूरी परिवर्तित होनी नहीं चाहिए। ध्यान रखिएगा, इसका ज्यादातर लोग गलत मतलब समझ लेते हैं। इसका मतलब समझते हैं कि दोनों स्थिर हो, नहीं, दोनों एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर हो। और उसके बाद तीसरा आपका तीसरी सीमा है कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तीसरी सीमा है कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से कम ना हो, से कम ना हो। इसको ध्यान रखिएगा। इसके पीछे ये रीजन आपको बता दें कि पूरी दुनिया में सबसे छोटा नाभिक होता है, ठीक है। नाभिक का जो आकार होता है वो 10⁻⁻15 मीटर होता है। इसका मतलब कि दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो नाभिक से भी छोटा हो। इसका मतलब दोनों आवेशों के बीच की दूरी कभी भी 10⁻⁻15 मीटर से कम ना हो। तो याद रखिएगा कूलाम के नियम की कुल 3 सीमाएं हैं। पहली सीमा, दोनों आवेश बिंदुवत हो। इसका उल्टा, सीधी बात, दोनों आवेश बिंदुवत हो। इसका उल्टा है कि अगर आवेश बड़े हैं तो कूलाम का नियम लागू नहीं होगा। दूसरी सीमा, दोनों आवेश एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर हो। इसका उल्टा, अगर दोनों बिंदु आवेश एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर गतिमान है तो कूलाम का नियम लागू नहीं होगा। तीसरी बात, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से कम ना हो। सीधी बात है। उल्टी बात, अगर दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा हुई, ठीक है, ज्यादा हुई, सॉरी कम हुई 10⁻⁻15 मीटर से कम हुई तो कूलाम का नियम लागू नहीं होगा। तो कूलाम के नियम की कितनी सीमाएं थी, टोटल 3 सीमाएं आपकी थी। क्लियर है, नोट कर ले सभी लोग।
तो चलिए कूलाम के नियम में इतनी सारी जानकारी आपको मिल गई है, ठीक है। अब इसके बाद आगे हम लोग मिलेंगे लेक्चर नंबर 8 में, बस एक लेक्चर और बाकी, इसके बाद कूलाम का नियम खत्म हो जाएगा। तो आज जितनी बातें कूलाम के नियम हमने आपको बताया है कि चाहे वह परावैद्युतांक के बारे में हो, चाहे वह वैद्युत बल की दिशा हो, सब कुछ आप क्लियर करके सब बढ़िया से समझ के रख डालिए। इसके बाद हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 8 में, वो कूलाम के नियम का अंतिम लेक्चर होगा, ठीक है। थैंक यू।